गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अभी तक हम लोगों ने तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो मेन था वो वाला पोर्शन देख लिया, उस पर क्वेश्चंस कर लिया। और इसमें जो दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट बचता है तो वो हम लोग आज देखने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडिएशन प्रेशर और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे जेईई एडवांस के क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो हम लोग आज देखेंगे। तो आप हेडिंग दे सकते हो रेडिएशन प्रेशर। तो आप हेडिंग दे दीजिए रेडिएशन प्रेशर। अब देखो, वैसे तो ये इरोडोव का क्वेश्चन है 5.264, लेकिन अभी जो हम लोग देखने वाले हैं दिस इज नॉट जस्ट अ क्वेश्चन, बट इससे एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग डिराइव करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आएगा, और इसको जो है वो हम लोग सब जगह यूज करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी यूजफुल रिजल्ट। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक मिरर है, तो देयर इज अ प्लेन मिरर और उस पे एक इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट फॉल कर रहा है। तो एन इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट इज फॉलिंग ऑन द मिरर एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज थीटा। एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा दिया हुआ है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल दिया हुआ है थीटा। तो ये मिरर पे लाइट इंसिडेंट हो रहा है और जितने एरिया में ये इंसिडेंट हो रहा है वो एरिया है डेल्टा एस। तो जितने एरिया में ये लाइट इंसिडेंट हुआ वो एरिया है डेल्टा एस, वो गिवन है। एंड रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ द मिरर इज स्मॉलर। अब रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है? रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट होता है एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय एनर्जी इंसिडेंट। ठीक है, तो जैसे आपने जब हीट ट्रांसफर चैप्टर पढ़ा था तो वहां पे भी पढ़ा था आपने रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, है ना। जैसे मान लो कि लाइट अगर कहीं पे इंसिडेंट हो रहा है, और यहाँ तो हालांकि मिरर है, दिस इज नॉट अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। अगर मान लो कि जहाँ पे लाइट अगर ट्रांसमिट भी हो सकता है तो वहाँ पे तीन बातें होती हैं कि भाई या तो जो लाइट फॉल किया उसमें से कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब होगा, कुछ पोर्शन ट्रांसमिट हो जाएगा। तो या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या ठीक है, तो हमने हीट ट्रांसफर में ये चीज़ पढ़ा था कि अगर रेडिएशन जो है ना वो फॉल कर रहा है तो वहाँ पे पढ़ा था हमने एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट का मतलब था एनर्जी एब्जॉर्ब बाय एनर्जी इंसिडेंट, और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट हो गया एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय एनर्जी इंसिडेंट। अगर सिमिलरली अगर ट्रांसमिशन हो रहा होगा तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट जो है वो हो गया एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय एनर्जी इंसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक मिरर है, तो मिरर में तो ट्रांसमिशन तो होगा नहीं, तो कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब होगा, कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ द मिरर दिया है स्मॉलर। स्मॉलर का मतलब एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय एनर्जी इंसिडेंट। ठीक है, so you have to find pressure exerted by the beam of light on the mirror. ठीक है, how much pressure this beam of light will exert on the mirror। तो इसीलिए हमने हेडिंग रेडिएशन प्रेशर भी दिलवाया था। तो ये प्रेशर का बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आ जाता है जो हम लोग आगे यूज करते हैं सब जगह। ठीक है, तो ये हम लोग अभी डिराइव करेंगे, और ये डिराइव करेंगे, ये डेरिवेशन बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे तो आप इसमें जैसे जो मेथड फॉलो करोगे, जो अप्रोच फॉलो करोगे, तो सब जगह वही अप्रोच फॉलो होगा, है ना। ठीक है, तो आगे बढ़े। ओके ओके ओके, इंटेंसिटी ऑफ जो इंसिडेंट लाइट है वो दिया है आई। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज आई। तो देखो यहाँ पे एक जो बड़ा अच्छा, ये रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट तो आपको बताया एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय एनर्जी इंसिडेंट। अगर कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा,
कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब 100% ऑफ एनर्जी अगर रिफ्लेक्ट कर दे रहा है तो एनर्जी रिफ्लेक्टेड और एनर्जी इंसिडेंट सेम हो जाएंगे, उस केस में स्मॉल आर का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस है, भाई कुछ सारा एब्जॉर्ब भी कर लिया, रिफ्लेक्ट कुछ नहीं किया, एनर्जी रिफ्लेक्टेड 0 हो गया, तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। और ऐसे जो है वो किसी बॉडी का जो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है, ठीक है, वो आपका लाई करेगा 0 से 1 के बीच में। तो देखो यहाँ पे हम लोग ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं जो बार बार यूज में आता है। देखो साउंड वेव्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा था हम लोगों ने। तो जब भी जो है वो इस तरीके से बात होगी ना इंटेंसिटी का, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि भाई इंटेंसिटी होता क्या है। तो इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, और यहाँ से आप लिख सकते हो कि एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम दिस कैन बी रिटन एज इंटेंसिटी इनटू परपेंडिकुलर एरिया। एनर्जी पर यूनिट टाइम का मतलब जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लाइट बीम इंसिडेंट हो रहा है यहाँ पे, तो अगर कोई बोले कि अच्छा भाई इसकी इंटेंसिटी आई है, तो पर सेकंड कितना एनर्जी फॉल हो रहा है, कितना एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है पर यूनिट टाइम। तो आप एनर्जी पर यूनिट टाइम फॉलिंग ऑन द मिरर, ये आप लिख सकते हो इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है उससे, कि दिस इज इंटेंसिटी इनटू परपेंडिकुलर एरिया। हाँ जी हाँ, ये नॉर सिंपल एरिया नहीं होगा, ये होगा कंपोनेंट ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू द कंपोनेंट ऑफ एरिया परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट बीम। इंसिडेंट बीम के परपेंडिकुलर में कितना एरिया है, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो एरिया है, ये जो एरिया है जिसपे ये लाइट फॉल कर रहा है, लाइट यहाँ परपेंडिकुलरली तो फॉल नहीं कर रहा है, नॉर्मली फॉल नहीं कर रहा है, परपेंडिकुलरली फॉल नहीं कर रहा है। तो क्या ये एरिया इस बीम के परपेंडिकुलर है, क्या ये एरिया इस बीम के इंसिडेंट बीम के परपेंडिकुलर है। ये एरिया नहीं है इंसिडेंट बीम के परपेंडिकुलर। इंसिडेंट बीम के परपेंडिकुलर कौन सा एरिया है, उसके लिए हमें इंसिडेंट बीम के क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर एरिया लेना पड़ेगा। ये वाला जो एरिया है ये इंसिडेंट बीम के परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन में डेल्टा एस दे रखा था, है ना, जिसपे जितने एरिया में मिरर पे लाइट फॉल कर रहा है वो डेल्टा एस है। जो एरिया क्रॉस सेक्शन इंसिडेंट बीम के क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है, let us call it delta s dash. So here delta s dash is perpendicular to the incident beam of light. Cross sectional area जो है पैरेलल बीम ऑफ लाइट का यहाँ पे डेल्टा एस डैश है। तो इंटेंसिटी जो अभी लिख रहे थे ना हम लोग एनर्जी, इंटेंसिटी वाले फॉर्मूला से जो अभी लिख रहे थे एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो इंटेंसिटी इनटू परपेंडिकुलर एरिया, तो ये परपेंडिकुलर एरिया में मेरे दोस्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम लोग डेल्टा एस डैश लेंगे ना कि डेल्टा एस लेंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एनर्जी पर यूनिट टाइम इज इंटेंसिटी इनटू परपेंडिकुलर एरिया, परपेंडिकुलर एरिया में डेल्टा एस डैश का टर्म आएगा, द कंपोनेंट ऑफ एरिया व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, अब हमें डेल्टा एस डैश तो दिया नहीं है, हमें तो दिया है डेल्टा एस। तो डेल्टा एस से डेल्टा एस डैश कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमें काम में आएगा ये कि एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ था थीटा, मतलब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट और नॉर्मल के बीच में ये एंगल थीटा था। तो एक बताओ, इन दोनों के परपेंडिकुलर्स के बीच में भी तो एंगल थीटा ही होना चाहिए ना। अगर इन दोनों लाइन के बीच में एंगल थीटा है तो इन दोनों के परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल थीटा ही होना चाहिए। ठीक है, अच्छा भाई, अब देखो ये नॉर्मल, ये जो नॉर्मल वर्टिकल वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इस पे परपेंडिकुलर क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो वर्टिकल वाली लाइन है इस पे परपेंडिकुलर क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। ठीक है, और ये जो इंसिडेंट रे वाली लाइट है इस पे परपेंडिकुलर कौन सा लाइन हो गया, ये लाइन हो गया। ठीक है, इस पे परपेंडिकुलर हो गया ये लाइन। तो मेरे दोस्त ये देखो आपका ये जो इंसिडेंट बीम है उसके परपेंडिकुलर ये हो गया, और वर्टिकल वाले लाइन के परपेंडिकुलर ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो ये दोनों परपेंडिकुलर्स के बीच में ये जो एंगल बनेगा ये भी तो थीटा ही होगा, फिर तो ये भी तो थीटा ही होगा। ये समझ में आई बात, ये समझ में आया। देखो आपको एक और तरीका से बता रहा हूँ, ये देखो ये लाइक दो लाइंस के बीच में एंगल है थीटा, ये दो लाइंस के बीच में एंगल है थीटा।
ये दो लाइंस के बीच में एंगल है थीटा। तो एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, इन दो लाइंस के बीच में एंगल अगर थीटा है तो इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी तो एंगल थीटा ही होगा ना। इनके जो परपेंडिकुलर्स होंगे उनके बीच में भी तो एंगल थीटा ही होगा। तो देखो इनके परपेंडिकुलर्स हो गए ये देख रहे हो, ये परपेंडिकुलर, ये देखो यार हमने रोटेट कर दिया। अब ये बताओ, ये मान लो एक रिजिड रॉड है, ये इस शेप का एक रिजिड रॉड है, इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल थीटा है, रिजिड फिगर है। अब इसको तुम घुमाओगे तो इनके बीच का एंगल थोड़ा ही ना चेंज होगा भाई, ये घुमाने से इनके बीच का एंगल थोड़ा ही चेंज होगा। तो देखो तुमने अगर ना इसको घुमा दिया ऐसे 90 डिग्री से, ऐसे घुमा दिया 90 डिग्री से, ठीक है, ऐसे अगर 90 डिग्री से घुमा दिया तो ये वाली लाइन यहाँ पे आ गया हॉरिजॉन्टल लेवल पे, और ये वाली जो लाइन थी ये ऐसे आ गया। तो अभी इन दोनों लाइंस के बीच में भी एंगल क्या होगा, थीटा ही बनेगा। ये देखो इन दोनों लाइंस के बीच में भी एंगल थीटा ही बनेगा। तो वही चीज तो यहाँ पे किया है, वही चीज तो किया है यहाँ पे, इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल थीटा, यही तो हमने बनाया, देखो यही तो दिखा रहा हूँ, ये एंगल थीटा होगा। बोलो ये क्लियर हुआ क्या, ये क्लियर हुआ बताइए। तो इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल थीटा, ये क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। तो देखिए, तो ये जो है ये डेल्टा एस है, ये डेल्टा एस है, और ये जो है ये डेल्टा एस डैश है, और ये इनके बीच का एंगल जो है ना वो है थीटा। मैं क्या कह सकता हूँ कि डेल्टा एस का कंपोनेंट, डेल्टा एस का एक कंपोनेंट हम ले लिए इधर इंसिडेंट बीम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो वो डेल्टा एस डैश आ गया, वो आ जाएगा डेल्टा एस कॉस थीटा, है ना। ऐसा लिख सकते हैं। देखो कौन किसका कंपोनेंट है, देखो एक्चुअल एरिया तो आपका डेल्टा एस है ना, और आप इसका प्रोजेक्शन ले रहे हो इंसिडेंट बीम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो कि ये है डेल्टा एस डैश, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले रहे हो आप ये प्रोजेक्शन, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। तो डेल्टा एस डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा एस कॉस थीटा। तो डेल्टा एस डैश जो हो गया ये हो गया आपका डेल्टा एस कॉस थीटा, ठीक है। सो जो अभी डेल्टा एस डैश की बात हो रही थी वो हमें मिल गया फाइनली, वो हमें डेल्टा एस कॉस थीटा ही मिला, ठीक है। वह डेल्टा एस वो एरिया है जिसपे, डेल्टा एस वो एरिया है जिसपे एक्चुअली लाइट फॉल किया, और थीटा जो है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हम लोग वापस इस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पे आ जाते हैं कि इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया इनटू टाइम। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम इज इंटेंसिटी इनटू परपेंडिकुलर एरिया, ये हमने देखा था कि ये इंटेंसिटी इनटू परपेंडिकुलर एरिया डेल्टा एस डैश है, और ये जो डेल्टा एस डैश है वो डेल्टा एस कॉस थीटा है। सो एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम ऑन द मिरर इज आई डेल्टा एस कॉस थीटा, ये पता चल गया हमें। एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम ऑन द मिरर, दिस इज आई डेल्टा एस कॉस थीटा। बोलिए ये क्लियर है। एनर्जी फॉलिंग ऑन द मिरर पर सेकंड इज I into delta S dash, which is where it is I delta S cos theta. Theta is the angle of incidence, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया भाई। अब ये हो गया हमारा कि पर यूनिट टाइम कितना एनर्जी फॉल कर रहा है, ये पता चल गया। लेकिन हमें तो प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर निकालना है तो वो कैसे पता चलेगा, वो कैसे पता चलेगा कि भाई प्रेशर कैसे निकालें। ये तो एनर्जी निकला ना फॉलिंग पर यूनिट टाइम, इससे प्रेशर कैसे निकलेगा। तो देखो प्रेशर के लिए हमें जो है वो पहले निकालना पड़ेगा फोर्स, फोर्स कितना लग रहा है मिरर पे, है ना, फोर्स निकालना पड़ेगा। और फोर्स के लिए हमें निकालना पड़ेगा चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कितना हो रहा है पर सेकंड। तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि भाई मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है पर सेकंड, इसी से हमें पता चलेगा कि कितना मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है पर सेकंड, और वहीं से हमें फोर्स मिलेगा। तो आप समझो चीज़ों को, ये एनर्जी मिल गया, यहाँ से मोमेंटम निकालेंगे, वहाँ से चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड फोर्स हो जाएगा, फोर्स को एरिया से डिवाइड करेंगे तो प्रेशर मिलेगा। ये हमें सीक्वेंस फॉलो करना है। तो हम लोग अभी आगे यही करने वाले हैं, ऐसे ही आगे बढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अब मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर सेकंड की बात करें तो देखो एनर्जी, एक रिलेशन हमने पढ़ा था
एनर्जी और मोमेंटम के लिए मॉडर्न फिजिक्स से पहले ही क्लास में कि भाई जो यहाँ पे जो एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन होता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, वो होता है P इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू E बाई सी, वेयर C इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, लीनियर मोमेंटम इज E बाई सी, वेयर E इज द एनर्जी एंड C इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर सेकंड अगर मैं कहूँ कि भाई पर सेकंड ये जो इंसिडेंट बीम है, इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट है, वो पर सेकंड कितना मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है। तो देखो, क्योंकि उसका एनर्जी अगर हमें पता है तो उसको C से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि भाई कितना मोमेंटम वो कैरी कर रहा है, कितना मोमेंटम कैरी कर रहा है। तो मोमेंटम एनर्जी फॉलिंग, एनर्जी पर यूनिट टाइम फॉलिंग जो है वो अगर E है तो उसको C से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर सेकंड बाय द इंसिडेंट लाइट टू द मिरर, है ना। मोमेंटम ट्रांसफर पर सेकंड के लिए एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम उसको C से डिवाइड कर देंगे। तो एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम अभी कितना निकाला था, वो अभी निकाला था I इंटू डेल्टा एस डैश। सो I इंटू डेल्टा एस डैश डिवाइडेड बाई C। ठीक है, I इंटू डेल्टा एस डैश था डेल्टा एस कॉस थीटा बाई C। इसको हम लोग ना स्मॉल p नाम देते हैं, बार बार अभी इतना लंबा लिखने से अच्छा है इसको नाम देते हैं स्मॉल p। सो स्मॉल p इज द मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय द इंसिडेंट लाइट पर सेकंड टू द मिरर। अच्छा, अब देखो क्या है कि यहाँ पे, हाँ तो वही लिखा है यहाँ पे, ड्यू टू द इंसिडेंट लाइट मोमेंटम ट्रांसफर टू द मिरर इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब ये मोमेंटम ट्रांसफर किस डायरेक्शन में करेगा, जो इंसिडेंट लाइट आ रहा है, अब इसका मोमेंटम P था तो ये किस डायरेक्शन में मोमेंटम ट्रांसफर करेगा मिरर को, भाई जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट है उसी डायरेक्शन में ट्रांसफर करेगा। तो ड्यू टू द इंसिडेंट लाइट मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर सेकंड टू द मिरर is in the direction of incident light, momentum transferred है ना to the mirror is in the direction of incident light। incident light की वजह से इस डायरेक्शन में momentum transfer होगा incident ray के डायरेक्शन में। अब यहाँ पे क्या है कि रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन भी हो रहा है तो ड्यू टू द, अच्छा रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्टेड रे होगा जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, वहां से हम लोग निकालेंगे रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन। तो ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट मोमेंटम ट्रांसफर टू द मिरर इज इन द डायरेक्शन। अब देखो जब रिफ्लेक्शन हुआ तो ये जो लाइट है, ये जो फोटोन्स हैं, ये अपने साथ मोमेंटम कैरी कर रहे हैं, तो ये इतने अपने साथ मोमेंटम कैरी कर रहे हैं। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगा वो मिरर को किधर मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, वो रिफ्लेक्टेड लाइट जो है ना वो मिरर को किधर मोमेंटम ट्रांसफर करेगा। देखो आप एक चीज समझो कि रिफ्लेक्टेड लाइट इधर जा रहा है तो वो मिरर को मोमेंटम ट्रांसफर करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, मिरर को मोमेंटम ट्रांसफर करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, आप देखो आप और कितना करेगा, लाइक इंसिडेंट लाइट का मोमेंटम P था और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट तो R हो गया है, R रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट तो R है, तो अभी जितना अगर E एनर्जी आ रहा था पर यूनिट टाइम, अगर E एनर्जी इंसिडेंट हो रहा था तो अभी पूरा का पूरा E तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, अभी कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है, R इंटू E। तो मोमेंटम है ना R टाइम्स हो गया ना मल्टीप्लाई, वेयर R इज इन बिटवीन 0 to 1। तो यहाँ पे जो लीनियर मोमेंटम होगा वो भी अगर पहले E था तो बाद में लीनियर मोमेंटम इनका कितना हो गया, R इंटू P। ठीक है यार, लीनियर मोमेंटम कहाँ से आता है भाई, लीनियर मोमेंटम कहाँ से आता है, इसमें C से डिवाइड करने से ही तो आता है, तो C से डिवाइड करोगे तो इधर लीनियर मोमेंटम P हो गया, इधर जो है स्मॉल r इंटू P हो गया। अब आपको ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा कि सर ये अपोजिट टू द मिरर क्यों हो रहा है, सर अपोजिट टू द मिरर क्यों ट्रांसफर हो रहा है, सॉरी अपोजिट टू द रिफ्लेक्टेड बीम क्यों ट्रांसफर हो रहा है ये मिरर को मोमेंटम ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। ये अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो आप इसको ऐसे देखो, ऐसे समझो, हम लोग क्या कर रहे हैं ना यहाँ पे कि हम लोग ब्रेक करके दो पार्ट्स में काम कर रहे हैं, हम लोग ब्रेक करके दो पार्ट्स में काम कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे दो चीज साइमल्टेनियसली हो रहा है, इन लाइट का इंसिडेंट होना और फिर रिफ्लेक्शन होना। हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि हम लोग इसको दो अलग अलग पार्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं। हम लोग पहले मान रहे हैं कि भाई लाइट आया तो मान लो सब एब्जॉर्ब हो गया, पूरा का पूरा मान लेते हैं एब्जॉर्ब हो गया, तो अपने साथ ये मोमेंटम कैरी कर रहा था P, अभी पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो गया तो इसका मोमेंटम हो गया 0। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसका जो फोटोन्स थे उसके लीनियर मोमेंटम में चेंज हुआ ये -P, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, तो -P। तो
फोटोन्स के मोमेंटम में इतना चेंज हुआ, तो चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो आप इसको, तो आप देखो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम यही होता है फोर्स। तो आप बोल सकते हो कि फोटोन्स पे फोर्स लगा इधर, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से आप बोलोगे कि फोटोन्स ने फोर्स लगाया इस पे इधर। न्यूटन्स थर्ड लॉ से आप क्या बोलोगे कि फोटोन्स ने इस पे फोर्स लगाया इधर, ठीक है। अच्छा, अब फोर्स की बात नहीं करके आप ऐसा भी बोल सकते हो कि भाई जो पूरा का पूरा ये मोमेंटम कैरी कर रहा था पी, उसने मिरर को ही ट्रांसफर कर दिया इसी डायरेक्शन में और एब्जॉर्ब हो गया पूरा, ऐसा बोल सकते हो। अब देखो रिफ्लेक्शन जब हुआ तो आप ऐसे बोल सकते हो कि फोटोन्स क्रिएट हुए, ठीक है। मान लो बोल सकते हो आप कि पहले एब्जॉर्ब हो गए सभी फिर क्रिएट हुए। तो क्रिएट हुए तो मान लो पहले कुछ फोटोन्स नहीं था, है ना, तो पहले लीनियर मोमेंटम क्या था, 0। लोग मान रहे हैं कि पहले एब्जॉर्ब हो गया बाद में रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो एब्जॉर्ब हो गया सब, तो लीनियर मोमेंटम 0। और फाइनल फाइनल मोमेंटम ये रिफ्लेक्टेड वाले का हो गया इधर, तो फोटोन्स पे कितना फोर्स लगेगा, लाइक चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो फोटोन्स का फाइनल मोमेंटम हो गया इधर आर इंटू पी इधर, और इनिशियल कितना हो गया, इनिशियल 0। तो फोटोन्स पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, फोटोन्स पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से फोटोन्स जो है वो किधर फोर्स लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में मिरर पे, है ना। तो रिफ्लेक्शन की वजह से फोटोन्स पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से फोटोन्स जो है वो मिरर में फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि मिरर को रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से जो मिरर को मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है ये रिफ्लेक्टेड बीम के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। अभी आ रही है बात समझ में, अभी ये बात समझ में आई। सो तो यहाँ पे जब आ रहा है इंसिडेंट बीम तो वो मिरर को ट्रांसफर कर रहा है मोमेंटम इसी डायरेक्शन में, लेकिन जब रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो मिरर को मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। ये चीज जो है वो याद रखिएगा, आप इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ओके, तो देखो तो देखिए, और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट स्मॉलर है, तो अगर आने वाला जो है उसका लीनियर मोमेंटम p था, तो जो रिफ्लेक्टेड बीम है उसका लीनियर मोमेंटम r इंटू पी होगा। तो रिफ्लेक्टेड बीम की वजह से मिरर पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा r इंटू पी, और किधर, रिफ्लेक्टेड बीम के अपोजिट डायरेक्शन में। तो वही चीज लिखा है यहाँ पे, ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट मोमेंटम ट्रांसफर्ड, ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द मिरर इज इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन। और नोट्स देख करके आप जो है वो पूरा नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लाइक इवन दो रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे आपके पास, बट एवरी टाइम फॉर रिवीजन यू कैन नॉट वॉच रिकॉर्डेड लेक्चर्स, राइट। अभी ये सब चीज़ें कैसा है, कन्फ्यूजन होगा ही होगा आपको बाद में जब आप दोबारा इसको पढ़ोगे करोगे तो कॉपी में तो लिखा ही होना चाहिए, सो दैट यू कैन रिवाइज इट, ठीक है। यू कैन रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, ठीक है। इवन पीडीएफ्स भी अगर आपको भेजता हूँ तो पीडीएफ्स भी आपके पास रहता है, तो पीडीएफ्स इतना कन्वीनियंट नहीं होता है रिवीजन के लिए। मतलब आपको क्या है ना, रिवीजन बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ करना होता है लास्ट मोमेंट पे, एक बार जल्दी जल्दी पलट लिया। अभी कॉपी में लिखा है तो क्या है, आप जल्दी जल्दी पलट सकते हो, जल्दी जल्दी देख सकते हो, ठीक है। अभी उतना ऑनलाइन मतलब पीडीएफ में उतना नहीं होता है कन्वीनियंट, ठीक है। तो आप कॉपी में तो जरूर लिखिएगा ही लिखिएगा, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो ये हो गया। अभी हमें ये पता चल गया कि भाई लीनियर मोमेंटम जो है वो रिफ्लेक्टेड बीम की वजह से लग रहा है, ट्रांसफर हो रहा है मिरर को r इंटू पी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। तो मोमेंटम ट्रांसफर पर सेकंड, अभी p का वैल्यू आपको पता था, p का वैल्यू था कितना, e बाई सी। e कितना था, ये एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम कितना था, I इंटू डेल्टा एस डैश। हम लोग पर यूनिट टाइम लिख रहे हैं, तो जो भी p है वो भी पर यूनिट टाइम के लिए है, हमने देखा था पहले, पर यूनिट टाइम के लिए हमने p सिंबल नाम दिया था। तो p का वैल्यू हमने देखा था कि ये कितना आया था, e बाई सी, और एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम कितना आया था, I इंटू डेल्टा एस डैश। डेल्टा एस डैश कितना था, डेल्टा एस कॉस थीटा। तो दिस इज लाइक दिस p इज I इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा बाई सी, ये तो हमने देखा ही है, ठीक है। सो अभी देखो, अभी हमें क्या पता चल गया कि भाई इंसिडेंट बीम की वजह से मोमेंटम मिरर को ट्रांसफर हो रहा है इधर इंसिडेंट बीम के डायरेक्शन में, और रिफ्लेक्टेड बीम की वजह से मिरर को जो मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है
हो रहा है रिफ्लेक्टेड बीम के अपोजिट डायरेक्शन में, वो हो रहा है R इंटू पी। तो जो फोर्स लगेगा ये, और ये मोमेंटम पर यूनिट टाइम है, इनका जो रिजल्टेंट होगा यही हमें देगा टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम यही हमें फोर्स देगा, ठीक है। और फोर्स से फिर हम लोग प्रेशर निकाल पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, कैच ये है, आप यहाँ पे फंस सकते हो, क्या है, प्रेशर जो होता है ना वो परपेंडिकुलर फोर्स बाई एरिया होता है, ठीक है। एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाई एरिया, वो प्रेशर होता है। लाइक अगर मान लो फोर्स का कोई कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस है, ठीक है, फोर्स का अगर कोई कंपोनेंट है ना पैरेलल टू द सरफेस, वो प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो सरफेस के ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहा है। तो प्रेशर लिखना होता है तो हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स लेना पड़ता है, दैट डिवाइडेड बाई एरिया होता है। तो यहाँ पे एक गलती जो है वो जनरली बच्चों से होती है, आप वो गलती नहीं कीजिएगा। यहाँ पे जैसे देखो, अभी हमें प्रेशर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा ना कि ये इनका परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पी का कंपोनेंट हो गया इधर पी कॉस थीटा, और आरपी का इधर कंपोनेंट हो गया आरपी कॉस थीटा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पे टोटल फोर्स परपेंडिकुलर सरफेस हो गया पी कॉस थीटा प्लस आरपी कॉस थीटा। सो पी कॉस थीटा प्लस आरपी कॉस थीटा दैट डिवाइडेड बाई डेल्टा एस। तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स हो गया, दैट डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया जो था ये तो पूरे मिरर पे ही फॉल कर रहा है इतना, है ना, मतलब ये डेल्टा एस एरिया पे ही फॉल कर रहा है इतना लाइट, राइट। तो एरिया के लिए हम लोग डेल्टा एस लेंगे, और एरिया के लिए यहाँ पे एरिया के लिए डेल्टा एस डैश मत लीजिएगा, बिकॉज एक्चुअल में तो डेल्टा एस एरिया पे ही तो लाइट फॉल कर रहा है ना, तो यहाँ पे डेल्टा एस आएगा ना कि डेल्टा एस डैश। तो जो प्रेशर हो गया परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया, ये हो गया पी कॉस थीटा, कॉमन लेंगे यहाँ पे तो इट विल बी पी कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई डेल्टा एस। पी का जो है वो वैल्यू बैठा दीजिए, पी अपना आया था कितना, आई इंटू डेल्टा एस डैश बाई सी, एंड डेल्टा एस डैश हमने देखा था ये डेल्टा एस कॉस थीटा था, सो आई इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा बाई सी टू कॉस थीटा इंटू 1 प्लस आर बाई डेल्टा एस। अभी डेल्टा एस कट गया, तो ये हो गया कितना, आई कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस आर बाई सी, ठीक है। तो अब ये इसी को हम लोग बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर। तो रेडिएशन प्रेशर कितना आ गया, आई बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस आर, ठीक है। आई क्या है इंटेंसिटी, थीटा क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैं इसी रिजल्ट की बात कर रहा था कि हम लोग ये निकालेंगे, और क्वेश्चन में यही निकालने के लिए बोला था, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है, आगे हम लोग इसको सब जगह यूज करेंगे। So radiation pressure is I by C cos square theta 1 plus R, R is the reflection coefficient, theta is angle of incidence, I जो है वो intensity है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। आई बात समझ में, ओके ओके ओके। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ इसके स्पेशल केसेस ले लेते हैं, इसी फॉर्मूला के कुछ स्पेशल केसेस ले लेते हैं। जैसे कि अगर मान लो परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए स्मॉल आर का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यही फॉर्मूला 1 प्लस 1, यही फॉर्मूला बन जाएगा 2i बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए जो रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला है, दिस विल बिकम 2i बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे हुआ, बिकॉज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए पूरा का पूरा वो एनर्जी रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, तो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 1 हो गया, है ना। तो r के जगह 1 बैठाएंगे तो ये बन जाएगा 2i बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। अगर मान लो कि अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और लाइट परपेंडिकुलरली फॉल कर रहा है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बट लाइट इज फॉलिंग परपेंडिकुलरली ऑन इट, तो अगर परपेंडिकुलरली फॉल कर रहा है तो थीटा 0 डिग्री हो गया। अभी इस वाले फॉर्मूला में आप अगर थीटा 0 डिग्री बैठाएंगे तो रेडिएशन प्रेशर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2i बाई सी हो जाएगा। तो अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और लाइट नॉर्मली फॉल कर रहा है, तो यहाँ पे जो रेडिएशन प्रेशर है वो हो जाएगा 2i बाई सी। तो ये सब स्पेशल केसेस हैं जो आप जनरल फॉर्मूला में बैठा के इजीली निकाल पाएंगे। अगर मान लो कि कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस है, ठीक है, मान लो कि है कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस, कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब कुछ भी पोर्शन वो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, कुछ भी पोर्शन रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो स्मॉलर का जो वैल्यू है ना वो 0 हो गया, ठीक है, स्मॉलर का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो अगर आप उस फॉर्मूला में 1 प्लस आर में आर की जगह 0 बैठा देंगे तो यहाँ पे 1 का टर्म आ जाएगा,
तो जो फॉर्मूला था रेडिएशन प्रेशर का I/C 1 + R cos स्क्वायर थीटा, अभी एब्जॉर्बिंग कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग है, R का वैल्यू 0 बैठा देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा I/C cos स्क्वायर थीटा, I/C cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे अगर मान लो कि लाइट नॉर्मली फॉल करे, कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग सरफेस है, लाइट नॉर्मली फॉल करे, थीटा 0 डिग्री लेंगे, तो अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो यहाँ पे रेडिएशन प्रेशर का वैल्यू कितना हो जाएगा, I/C हो जाएगा। थीटा 0 डिग्री बैठा देंगे तो cos 0 1 हो गया, रेडिएशन प्रेशर I/C हो जाएगा। तो अब क्या है कि ये सब स्पेशल केसेस हैं, ठीक है ना। तो स्पेशल केसेस हैं, आप जनरल फार्मूला याद है तो आप इसमें वैल्यू बैठाओगे और आंसर निकालोगे आराम से। बोलो भाई क्लियर है? आई होप कि समझ में आ गया होगा, इतना फॉर्मूला याद रखिएगा मेन वाला, ठीक है। रेडिएशन प्रेशर I/C 1 + R cos स्क्वायर थीटा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके, तो देखो अब क्या है कि अगर आपसे ये पूछता है कि इन द प्रेसिडिंग एग्जाम्पल, पिछले एग्जाम्पल में, अभी ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग समझेंगे कैसे निकालते हैं, बाकी यूज में आएगा सब जगह। सो इन द प्रेसिडिंग एग्जाम्पल फाइंड नंबर ऑफ फोटोन्स, फाइंड नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट ऑन द मिरर पर सेकंड, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट ऑन द मिरर पर सेकंड। अच्छा भाई, पर सेकंड कितने नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट हो रहे हैं मिरर पे, तो ये निकालना है अपने को। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे? Let us assume that n number of photons are incident per second. मान लीजिए कि भाई पर सेकंड n नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये ना बहुत आसान है, अगर आपको जो एक फॉर्मूला बताया था ना, एक जो फॉर्मूला बताया था अभी इंटेंसिटी वाला, क्या फॉर्मूला था? एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम इज इंटेंसिटी इनटू डेल्टा एस डैश, ठीक है, डेल्टा एस कॉस थीटा, डेल्टा एस कॉस थीटा। सो दिस इज द एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम, ठीक है। अभी क्या है कि मान लिया आपने कि n नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट हो रहे हैं पर सेकंड, अभी हर एक फोटोन अपने साथ कितना एनर्जी कैरी कर रहा है? हर एक फोटोन अपने साथ एनर्जी कैरी कर रहा है hc/λ, तो n फोटोन्स कितना एनर्जी कैरी करेगा? n इंटू hc/λ। तो पर सेकंड अगर n फोटोन्स इंसिडेंट हो रहे हैं तो पर सेकंड एनर्जी इंसिडेंट कितना हो गया? n इंटू hc/λ। और एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम हमने लिख रखा है पहले से, I इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा, तो इससे इक्वेट कर दिया, इससे n निकल जाएगा, इतना सिंपल है, ठीक है। तो अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, जो इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला है कितना इंपॉर्टेंट है, सारा चीज वहीं से आ रहा है। सो एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम I इंटू डेल्टा एस डैश विच इज I इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा। अगर आपको ये याद है तो इसको सिर्फ हमें n इंटू hc/λ से इक्वेट करना है ना। सो यही लिखा है यहाँ पे कि लेट अस से n नंबर ऑफ फोटोन्स आर इंसिडेंट पर सेकंड ऑन द मिरर। So let us say n number of photons are incident per second on the mirror. तो एनर्जी इंसिडेंट ऑन द मिरर पर सेकंड कितना हो जाएगा? n इंटू hc/λ। और हमने ये पढ़ा था कि इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया पर यूनिट टाइम। सो एनर्जी पर यूनिट टाइम इज इंटेंसिटी इंटू परपेंडिकुलर एरिया है डेल्टा एस डैश। तो एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम कितना है? I इंटू डेल्टा एस डैश, डेल्टा एस डैश कितना है? डेल्टा एस कॉस थीटा, ठीक है। सो एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम I इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा। एक्चुअली ये वाला हम लोगों ने पहले ही देख लिया है, बट आपको क्या है कि याद रखना है ये हमेशा, ठीक है। जनरली भूल जाते हैं हम लोग, तो आपको ये भूलना नहीं, याद रखना है एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम I इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा। अगर ये आपको याद है तो हमें जो है वो सिर्फ इसको n इंटू hc/λ से इक्वेट करना पड़ेगा, बिकॉज पर यूनिट टाइम n फोटोन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, हर एक फोटोन अपने साथ hc/λ कैरी कर रहा है एनर्जी। तो n फोटोन्स कितना एनर्जी कैरी करेगा? n इंटू hc/λ। तो एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम कितना हो जाएगा? n इंटू hc/λ। तो इसको इक्वेट कर देंगे हम लोग I इंटू डेल्टा एस डैश से, I इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा से, यहाँ से n का वैल्यू निकल गया, ठीक है।
है ना? आसान है या डिफिकल्ट है? कितना आसान है? तो ये हमें पता चल गया स्मॉल n का वैल्यू, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंस्टेंट पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड ये पता चल गया। बोलिए क्लियर है?